आप देख रहे हैं लाख टक की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में कहा कि हिंदू आतंकवाद शब्द दरअसल कांग्रेस की देन है और कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या देश कांग्रेस को माफ कर सकता है? ये सवाल उठाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस पर हम विशिष्ट चर्चा करेंगे, उससे पहले 10 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के कवर्धा से आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सबसे बड़ा वार किया। पीएम ने कहा कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने की साजिश रची थी। उन्होंने राहुल गांधी के केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए कहा कि अब लोग जागे तो नेता मैदान छोड़कर भागने लगे। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज दक्षिण भारत में बीजेपी पर बरसे। तेलंगाना के जहीराबाद, वानापर्थी और नालगोंडा में राहुल ने पीएम मोदी पर वार किया। साथ ही उन्होंने तेलंगाना के सीएम केसीआर पर भी निशाना साधा। तेलंगाना के जहीराबाद में राहुल ने मैं हूं चौकीदार नाके पर तंज कसा। वहीं एक रैली में राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जीडीपी का 6% बजट शिक्षा पर होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। यहाँ के लस्सीपुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान हुई गोलीबारी में लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकी मार गिराए गए। आतंकियों के कब्जे से 2 AK-47 राइफल्स, 1 SLR और 1 पिस्टल बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। वहीं 30 मार्च को बनिहाल में जवाहर टनल कार ब्लास्ट मामले में भी संदिग्ध ड्राइवर को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान में छिपे भगोड़े दाऊद इब्राहिम को बड़ा झटका लगा है। मुंबई के मौजूदा दाऊद के फ्लैट की नीलामी कर दी गई है। नागपाड़ा इलाके में अंडरवर्ल्ड डॉन का फ्लैट 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बिका। नीलाम हुए फ्लैट में पहले दाऊद की बहन हसीना पारकर रहती थी। पुलिस के मुताबिक दाऊद के भाई इकबाल कासकर को साल 2017 में नीलाम हुए फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था। फ्लैट की नीलामी स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट की कार्रवाई में हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का सिलसिला अब जोर पकड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने आज उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके साथ एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव और महासचिव राम गोपाल यादव भी नजर आए। लंबे अरसे बाद ये पहला मौका था जब पार्टी से अलग हो चुके शिवपाल सिंह यादव उनके साथ मौजूद नहीं थे। पड़ोसी देश नेपाल में कुदरत का कहर देखा जा रहा है। यहाँ बारिश और भीषण तूफान में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तूफान का सबसे ज्यादा असर बारा और परसा जिले में देखा जा रहा है। नेपाली सेना और दूसरी राहत एजेंसियां बड़े पैमाने पर राहत कार्य चला रही हैं, लेकिन भीषण तूफान के चलते चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कई जगहों पर मलबे का ढेर देखा जा सकता है। वहीं नेपाल सेना ने किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर और जवानों की टुकड़ी को अलर्ट मोड पर रखा है। चुनाव प्रचार के दौरान तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। नॉर्थ मुंबई से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरी बॉलीवुड अदाकारा उर्मिला मातोंडकर वोटर्स को लुभाने के लिए ऑटो में बैठी नजर आईं। मुंबई के बोरीवली इलाके में उर्मिला ने ऑटो रिक्शा वालों से मुलाकात की और मराठी के साथ ही गुजराती में भी स्पीच दी। वहीं मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी प्रचार के दौरान किसानों के बीच खेतों में पहुंच गईं और गेहूं की फसल काटने लगी। जबकि ओडिशा के पुरी से चुनाव लड़ने गए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बीपीएल परिवार के घर भोजन करते हुए दिख रहे हैं। चुनाव से पहले तमिलनाडु के वेल्लोर में बड़ी तादाद में नकदी बरामद की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बरामद हुआ कैश करोड़ों में हो सकता है। खुफिया जानकारी पर आयकर अधिकारियों ने सीमेंट गोदाम में छापा मारकर कैश बरामद किया। बोरों में और खास तरीके से बनाए गए डिब्बों में कैश रखे गए थे। आशंका जताई जा रही है कि जब्त किए गए कैश का इस्तेमाल चुनावों में हो सकता है। 2 दिन पहले वेल्लोर में ही डीएमके के एक नेता के घर हुई रेड में करीब 10.5 लाख रुपए जब्त किए गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें 5 लाख के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी गई, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा कोर्ट को बिना बताए विदेश नहीं जा सकते। वहीं वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को भी कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। साथ ही कोर्ट ने वाड्रा के जांच में मदद करने और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की भी हिदायत दी। वहीं ईडी ने वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। मुंबई के अंधेरी इलाके में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। मरोल सोसाइटी के लोगों ने वन विभाग को तेंदुए के होने की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सोसाइटी में बैरिकेडिंग किया और तेंदुए को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी पाई, लेकिन एक पॉश सोसाइटी में खतरनाक जानवर के घुसने से सुरक्षा व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं।
आइए अब चर्चा करते हैं आज की बड़ी खबर पर। हिंदू आतंकवाद ये शब्द दरअसल 2008-9 के बाद से हम सबों के बीच इतना फैला पड़ा है कि अब हमने इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पर जो निशाना साधा, वो अपने आप में बताता है कि कैसे इस पूरे मामले को अब तुष्टीकरण की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी जोड़ रही है और कांग्रेस को घेर रही है। देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना है क्या? अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? वो चाहे जितनी दौड़ लगा ले, कांग्रेस को इस पाप से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ललकार दरअसल आज कांग्रेस को साबित करने के लिए काफी बनती दिखाई दे रही है कि क्या कांग्रेस वाकई में अल्पसंख्यक की तुष्टीकरण की एक बड़ी प्रतीक के तौर पर सामने है। और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही यह तय कर लिया है कि देश के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व अगर कोई एक पार्टी हिंदुस्तान में करती है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। यानी कि आज एक तरह से राजनीति इस ध्रुवी पर आ टिकी है कि कौन हिंदुओं के लिए खड़ा है और कौन मुसलमानों के लिए। जाहिर सी बात है, कांग्रेस को एक दूसरे कटघरे में खड़ा कर, यानी कि मुसलमानों के कटघरे में खड़ा कर भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि बहुसंख्यक राज तब तक नहीं संभव है जब तक कि अल्पसंख्यक की राजनीति कांग्रेस कर रही है। अगर आप देखें तो 2013-14 में जो चुनावी ध्रुवी थी, उसी चुनावी ध्रुवी पर आज 5 साल बाद हम एक बार फिर खड़े हो गए हैं। आज बात विकास की नहीं बल्कि हिंदू बनाम मुसलमान की है। कोर्ट के फैसले से कांग्रेस की यह साजिश कैसी थी, इसकी सच्चाई देश के सामने आ रही है। ऐसी कांग्रेस को कभी माफ कर सकते हैं क्या? वर्धा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सीधा अटैक किया। हिंदू आतंक को लेकर कांग्रेस पर हल्ला बोला तो आज बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों पीएम मोदी ने यह मुद्दा उठाया, और इसे समझने के लिए साल 2007 से लेकर 2013 तक की सियासत को समझना होगा। साल 2007 अजमेर शरीफ दरगाह में धमाका, साल 2007 समझौता एक्सप्रेस में धमाका, साल 2007 हैदराबाद की मक्का मस्जिद में धमाका, साल 2008 मालेगांव ब्लास्ट। करीब 2 साल में एक के बाद एक हुए इन धमाकों से सियासत ऐसी गरमाई कि देश में आतंक का रिश्ता मजहब से जोड़ा जाने लगा। एक के बाद एक हुई गिरफ्तारियों के बाद आतंक का हिंदू कनेक्शन ढूंढ निकाला गया और तब की सरकार ने इसे नाम दिया हिंदू आतंकवाद। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। There is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. मैं आज भी कायम हूँ कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। तो ये विचारधारा जो है नफरत फैलाती है। बीजेपी तो उसी वक्त हमलावर हो गई थी जब कांग्रेस के नेता और उस वक्त की सरकार के मंत्रियों ने हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। लेकिन अब जब समझौता ब्लास्ट केस में आरोपी बरी हो गए तो बीजेपी को फिर से एक बार कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। असल में 20 मार्च 2019 को समझौता ब्लास्ट केस में असीमानंद समेत 4 आरोपी बरी कर दिए गए। इस मामले में 8 लोग आरोपी थे, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 3 भगोड़ा घोषित किए गए थे।
मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में भी स्वामी असीमानंद समेत 5 लोगों को 2018 में बरी कर दिया गया। 2 आरोपी भगोड़ा घोषित किए गए हैं, जबकि एक आरोपी सुनील जोशी की हत्या हो चुकी है। 2 लोगों के खिलाफ जांच जारी है, जबकि मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रही है। तत्कालीन सरकार थी 2008 की, यूपीए की, कांग्रेस की सरकार थी, ये उसका पूरा षड्यंत्र था। पहले व्यक्ति जब कोई आक्रमण होता है सबसे पहले बचाव करता है जी, और फिर उसको परास्त करने का विचार करता है, पहले बचाव और फिर आक्रमण। लेकिन यहाँ तो ये था कि जो हो रहा है वो हो रहा है, पहले इन पे आक्रमण कर दो, जो अंदर है ये भगवा आतंक को हमने जिस तरह से स्क्रिप्ट हमने तैयार की है उसको कर दो ये तैयार, और उन्होंने ये नाम लिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को अप्रैल 2017 में सशर्त जमानत दी, जबकि अगस्त 2017 में कर्नल पुरोहित को जमानत मिली। और अब इसी को बीजेपी ने अपना चुनावी हथियार बना लिया है। पीएम मोदी सीधे तौर पर कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का सियासी आरोप जड़ रहे हैं और सियासी बिसात पर हिंदू वोट साधने का संग्राम तेज हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। पते की बात तो यह है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को दरअसल समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी स्पष्टीकरण दे रही है कि हिंदू आतंकवाद शब्द कांग्रेस का गढ़ा हुआ शब्द नहीं है, बल्कि ये जांच एजेंसियों के द्वारा गढ़ा हुआ शब्द है। और दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात को लेकर सामने खड़ी है कि दरअसल इस शब्द की परिकल्पना उन लोगों ने की जो आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत नजदीक हैं, यानी कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। आइए अब आपको इसकी हम लाख टके की बात भी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि कांग्रेस आज बगले कैसे झांक रही है। नहीं, लेकिन हमने कभी उठाया, वो जमाना हो गया जो हमने उठाया था। वो भी हमारे पास जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने मालूमात दी थी, ये NIA ने जो मालूमात दी थी, उस वक्त 9 साल के पहले की बात आज वो कर रहे हैं, वो सब भूल गए हैं। लेकिन इनके पास चुनाव के लिए कुछ विषय ये नहीं है, तभी ये विषय निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। हिंदू आतंकवाद को परिभाषित उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य, जो तत्कालीन गृह सचिव थे भारत सरकार के, कांग्रेस पार्टी का सदा यह मानना रहा है कि आतंकवाद का ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई जात है। लाख टके की बात यह है कि आज हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ कांग्रेस को घेरना चाहते हैं, बल्कि कांग्रेस ने हाल फिलहाल में जो सॉफ्ट हिंदुत्व की अपनी छवि सामने रखने की कोशिश की है, उस छवि को पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी चाहते हैं कि किसी तरह से यह साबित कर दिया जाए कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है, और ऐसे में कांग्रेस के लिए अपने आप का बचाव कर पाना आसान नहीं होगा। इसे आप बहुत अच्छी रणनीति भी कह सकते हैं। आइए अब जरा बात करते हैं राहुल गांधी के इस वक्तव्य की कि वो वायनाड से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसके साथ ही एक नई तरह की राजनीति आज देखने को मिल रही है। हम सब जानते हैं कि अमेठी से राहुल गांधी ने पहला चुनाव लड़ा और आज भी वो अमेठी के प्रत्याशी हैं, लेकिन इसके साथ साथ केरल के वायनाड सीट से उनके प्रत्याशी होने की खबर ने विरोधी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतरीन मौका दे दिया, ये साबित करने के लिए कि राहुल गांधी दरअसल अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से डर गए हैं और इस डर के मारे वो भाग रहे हैं। अब इस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। राजनीति इसलिए क्योंकि एक तरफ लेफ्ट हमलावर है कांग्रेस पर, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है, और कांग्रेस दरअसल एक अलग खेल खेल रही है। इस बात को अब कांग्रेस भी समझ रही है कि देश ने उसे सजा देने का मन बना लिया है, और इसके लिए नेता अब मैदान छोड़कर के भागने लगे हैं। कि उत्तर और दक्षिण भारत का एक सूत्र है, वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। इसलिए 3 प्रांतों ने, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से, ये बार बार मांग आई कि श्री राहुल गांधी दूसरी सीट से लड़ें। क्यों केरल भागे हैं? आप सबको मालूम है अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। अरे कांग्रेस तो अंग्रेजों से नहीं डरी, अमित शाह आपसे क्या डरेगी? तो
पुरानी परंपरा रही इंदिरा जी की, सोनिया जी लड़ी हैं, तो 2 जगहों से दक्षिण और उत्तर से लड़ने की एक परंपरा है। वामपंथ को निशाना बना के राहुल गांधी केरल में वायनाड सीट लड़ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 पीढ़ी की अपनी सीट को छोड़ते हैं, इसका मतलब अमेठी की जनता पर अब उन्हें विश्वास नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। लेकिन आइए जरा आपको अब यह बताएं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी लगातार 2-2 सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में 2 सीटों के उम्मीदवार के तौर पर थे, वाराणसी और उसके साथ साथ वडोदरा। तो फिर आज यह हंगामा क्यों बरपा है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी से एक मुद्दा जरूर बना रही है, लेकिन हर कोई जानता है कि जब बड़े नेता खड़े होते हैं तो सीटों पर प्रभाव पड़ता है। हर कोई अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या गलत है? लेकिन यह राजनीति है साहब, यहां सब कुछ जायज है। तो अब अमेठी के साथ साथ राहुल गांधी जी ने यह फैसला किया कि राहुल गांधी जी वायनाड सीट से भी लड़ेंगे। कांग्रेस के इस बड़े ऐलान के साथ ही सियासत गरमा गई। कई दिनों से चल रहे कयासों को सही साबित करते हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने पार्टी अध्यक्ष के 2 जगहों से चुनाव लड़ने का ऐलान क्या किया। बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। बीजेपी इस फैसले को राहुल के डर से जोड़ने लगी। एक सुर से पार्टी नेता ये कहने में जुट गए कि राहुल गांधी अमेठी के चुनावी समर में संभावित हार के डर से दक्षिण भारत की वायनाड सीट से लड़ने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि जो ये डर्टी कम्युनल प्लान है, जो डर्टी कम्युनल पॉलिटिकल प्लान है, वो राहुल गांधी जी को वायनाड घसीट के ले गया है। अब कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि ज़बान पे सेकुलरिज्म और दिल में कम्युनलिज्म, ये उनका बहुत पुराना ये तरीका है कि सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला। राहुल के वायनाड से चुनावी अखाड़े में उतरने से सिर्फ बीजेपी ही हमलावर नहीं है। केरल में सत्तासीन लेफ्ट गठबंधन भी कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाने लगा। ये फैसला जो है, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने जो राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया है कि वो भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे, वो बात छोड़ के अभी वामपंथ को निशाना बना के राहुल गांधी केरल में वायनाड सीट लड़ रहे हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि केरला में वामपंथी जनवादी मोर्चा जो है वही मुख्य ताकत है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी और लेफ्ट के आरोपों का जवाब देने में देर नहीं लगाई। पार्टी नेताओं ने कहा कि अमेठी से राहुल गांधी का पारिवारिक नाता है। अमेठी उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, राहुल जी के लिए अमेठी एक परिवार है। उनके लिए, सोनिया जी के लिए, राजीव जी के लिए ये परिवार की तरह है। और मैं फिर एक बार बहुत ही साफ कहना चाहता हूँ, सीधा सा सवाल, जब बनारस, वाराणसी और गुजरात दोनों से नरेंद्र मोदी जी लड़े थे, तो क्या गुजरात से डर के वाराणसी भागे थे या वाराणसी से डर के गुजरात गए थे? वो अगर 2 स्थानों पर लड़ रहे तो ये सवाल पहले उनसे पूछना चाहिए। अगर बीजेपी की बात करें तो 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी के साथ साथ गुजरात की वडोदरा सीट से चुनाव लड़े थे। इससे पहले साल 1991 में लालकृष्ण आडवाणी नई दिल्ली के साथ गांधीनगर सीट से चुनावी मैदान में उतरे। वहीं पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी भी एक साथ विदिशा और लखनऊ सीटों से चुनावी रण में उतर चुके हैं। तो फिर राहुल गांधी के अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ने पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? जाहिर है उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन पकड़ने की कवायद में लगी कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को हवा देती रहेगी। सैयद आमिर हुसैन के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। राइज, जरा अब आपको समझाते हैं कि आखिरकार कांग्रेस की रणनीति क्या है। कांग्रेस क्यों अपने सबसे बड़े चेहरे यानी कि राहुल गांधी को 2 सीटों पर उम्मीदवारी करा रही है। दरअसल केरल के बहाने कांग्रेस पूरे दक्षिण भारत में अपने जनाधार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वायनाड सीट सुरक्षित नहीं मानी जाती, लेकिन अगर वायनाड सीट से राहुल गांधी जीत हासिल करते हैं तो न सिर्फ केरल में इसका प्रभाव पड़ेगा, बल्कि कर्नाटक, आंध्र और उसके साथ साथ तमिलनाडु में भी कांग्रेस की सोई हुई और यूं कहें कि खोए हुए जनाधार को काफी प्रबल मिलता दिखाई देगा। ऐसे में यह कांग्रेस की रणनीति है, सोची समझी रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा दक्षिण भारत में उत्तर भारत के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया।
राहुल के दक्षिण भारत से लड़ने पर उठे सवाल, बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार। इतिहास गवाह है, जब जब कांग्रेस पर मुसीबत के बादल आए हैं, तब तब कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व ने दक्षिण की ओर देखा और दक्षिण भारत से उन्हें कभी निराशा हाथ नहीं लगी। पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे बुरे दौर से गुजरी कांग्रेस इस चुनाव में फिर से पांव जमाने की कोशिश में जुटी है। तब उसे लग रहा है कि दक्षिण के किले से भी चुनावी हवा बनाने की जरूरत है और पार्टी ने इस फैसले को सधे हुए अंदाज में मोदी सरकार पर हमले के तौर पर लिया। अलग अलग प्रदेशों की भाषा, उनकी शैली, उनके खान पान, उस पर हमला किया जा रहा है। मौजूदा मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये बार बार मांग आई कि श्री राहुल गांधी दूसरी सीट से लड़ें। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले के पीछे दो वजहें बताई जा रही हैं। पहला ये कि राहुल वायनाड के जरिए केरल में यूडीएफ को मजबूत बनाना चाह रहे हैं। इसके जरिए वो केरल में सेंधमारी कर रही बीजेपी को भी रोकने की फिराक में है। वहीं इसके जरिए कांग्रेस तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे अहम राज्यों में अपना किला मजबूत करना चाहती है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, केरल में 20 सीटें, तमिलनाडु में 39 सीटें, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, तेलंगाना में 17 सीटें और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 1 सीट मिलाकर 130 सीटें हो जाती हैं। ऐसे में राहुल गांधी भले ही केरल की वायनाड सीट से चुनावी मैदान में हो, लेकिन कांग्रेस का प्लान है कि इसके जरिए 130 सीटों पर असर डाला जाए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को कुल 44 सीटों में से 19 सीटें दक्षिण भारत ने दी थी और बीजेपी को 21 सीटें मिली थी। ये बीजेपी का दक्षिण भारत में अब तक का सबसे उम्दा प्रदर्शन था, जबकि कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन। दक्षिण भारत में कई बड़े नेताओं के निधन और केरल में लेफ्ट सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस इस बार दक्षिण भारत पर फोकस कर रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के इस तर्क को नकार रही है। क्या पहले नहीं पता था कि ये ज्योग्राफी में इसका कैसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, अहम जगह था, ये नहीं पता था। सियासी विरोधी कुछ भी कहें, राहुल गांधी भी अब इंदिरा और सोनिया के दिखाए उस रास्ते पर चल पड़े हैं जिसने जरूरत पड़ने पर कांग्रेस को संजीवनी दी है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वायनाड को इसलिए चुना गया क्योंकि ये वो सीट है जिसकी सीमा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों से मिलती है, जिसकी वजह से दक्षिण का किला मजबूत हो सकता है। लेकिन बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है क्योंकि उस सीट पर सीधी टक्कर भाजपा से नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आइए जरा कांग्रेस प्लान को थोड़ा और आपके सामने रखें। दरअसल कांग्रेस ये जानती है कि 44 सीट की पार्टी किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले 2019 में खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए कांग्रेस को अपना फुटप्रिंट बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उसे अपना जनाधार बढ़ाना पड़ेगा। बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं वो आमतौर पर चुनाव से जरा अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। आखिरकार कौन इतनी मेहनत करे? इसलिए राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने तय किया है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता खुद सक्रिय राजनीति में ही नहीं आएंगे, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, बल्कि चुनाव भी लड़ेंगे। ये तीन चेहरे भर नहीं, ये कांग्रेस की नई रणनीति का हिस्सा है। 2019 के सियासी समर में कांग्रेस किसी भी सीट को कम करके आंकना नहीं चाहती, इसलिए पार्टी अपने दिग्गजों को चुनावी अखाड़े से दूर रखने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। अहमद पटेल राज्यसभा सांसद, सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष। अहमद पटेल कांग्रेस के लिए पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाते आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस गुजरात के भरूच से उन्हें चुनाव लड़वा सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे, 74 साल के खड़गे को कांग्रेस ने एक बार फिर गुलबर्गा से कैंडिडेट बनाया है। खड़गे कांग्रेस महासचिव के साथ महाराष्ट्र के प्रभारी भी हैं। सुशील कुमार शिंदे, 2014 में सोलापुर सीट से शिंदे को चुनाव में शिकस्त मिली थी, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर उन पर दांव आजमा रही है। दिग्विजय सिंह, सालों तक चुनाव से दूर रहने वाले दिग्विजय फिर से भोपाल में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। भोपाल बीजेपी का गढ़ माना जाता है और इसलिए इस मुश्किल लड़ाई के लिए कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को चुना है। सोनिया गांधी, कयास लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन एक बार फिर वो रायबरेली से चुनावी अखाड़े में है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जिनकी पकड़ जनता के बीच में, उन सब ने फैसला किया है कि वो इलेक्शन लड़ें। और मैं अगर आप देखें तो हमारे जितने बड़े चेहरे हैं वो चुनाव प्रचार में और चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ये अच्छी तरह समझ रही है कि हर सीट उसके लिए अहम है, इसलिए वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहती।
हालांकि अभी देखना होगा कि कांग्रेस की रणनीति लोकसभा चुनाव में कितनी कारगर साबित होती है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, दिल्ली। चुनाव जब सर पे हो और प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवार मैदान में, तो चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के शोशे करने पड़ते हैं। हेमा मालिनी को क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि वो हंसुआ लेकर फसल काटती हुई दिखाई दे, गेहूं की फसल? शायद उन्होंने ठीक से ऐसा देखा भी नहीं होगा। उर्मिला मातोंडकर ऑटो में चल रही हैं, और तो और संबित पात्रा आजकल खाना खा रहे हैं ऐसी जगहों पर जहां शायद वो कभी गए भी नहीं होंगे। लेकिन ये राजनीति है साहब, और इस राजनीति में चुनाव जीतने के लिए और वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हर व्यक्ति को वो सब कुछ करना पड़ता है जो वो शायद सपने में कभी ना करे। चुनाव सिर पर है, नजरें सत्ता की कुर्सी पर है। नेताजी को वोट चाहिए तो फिर सियासी ड्रामा भी करना होगा। धूप में पसीना भी बहाना होगा, गरीब के घर खाना भी खाना होगा, क्योंकि सवाल वोट का है, सवाल सत्ता की कुर्सी का है। ये तो आप भी जानते होंगे कि सत्ता की कुर्सी का मोह ही ऐसा है कि भला जो न कराए। वोट की अदद चाहत ऐसी कि बड़े बड़े सितारे भी जमीन पर घूमने के लिए मजबूर हैं। रंगीला गर्ल इन दिनों आपको नॉर्थ मुंबई की सड़कों पर बड़ी आसानी से दिख जाएंगे। कभी ऑटो की सवारी तो कभी सेल्फी वाली सियासत। ये उर्मिला मातोंडकर का नेताजी वाला अवतार है। मंदिर से लेकर सड़कों तक वोट के लिए खाक छान रही हैं उर्मिला मातोंडकर। लेकिन सिर्फ ये बेचैनी कांग्रेस में है ऐसा नहीं है जनाब। मथुरा से सांसद रह चुकी हेमा मालिनी को भी खूब पसीना बहाना पड़ रहा है। मुकाबला इस बार टफ है, लिहाजा ड्रीम गर्ल किसानों को हमदर्दी दिखाकर वोट की फसल काटने की जुगाड़ में है। ये तस्वीरें इन दोनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिसपे हेमा मालिनी फसल को अपने कंधे पर उठाई हुई नजर आ रही है। वोट के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये भला कोई बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा से पूछे। जनाब इन दिनों टीवी चैनलों के स्टूडियो से बाहर ओडिशा के पुरी के गांव में वोट की खाक छान रहे हैं। संबित पात्रा कभी किसी गरीब महिला के घर बैठकर भोजन की तस्वीरों को वायरल कर रहे हैं, कभी वो एक छोटे से साधारण से घर में रुककर लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी केले के पत्ते में गांव वालों के साथ खाने का लुत्फ भी उठा रहे हैं। बात साफ है, ये हमारे नेताओं का वो अवतार है जो चुनाव के वक्त नजर आता है, हर बार नजर आता है और इस बार भी नजर आ रहा है। टीम न्यूज नेशन। लेकिन कभी कभी चुनावी अवतार के बीच में असली रूप भी सामने आता है, जैसे कि सुल्तानपुर के दौरे पर गई केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का असली स्वरूप सामने निकल आया। इलाके के एक नुक्कड़ सभा में वो पहुंची, लेकिन जैसी पहुंची वहां पर कुर्सियों पर स्कूली बच्चे बैठे दिखे, नाराज हो गई। बच्चों को तो खैर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद वहां जो इंतजाम करने वाले लोग थे उसकी जो पिटाई हुई, या यूं कहें कि शब्दवाण का इस्तेमाल किया गया, जरा आप खुद देख लीजिए। सारे महामंत्री सब ऐसे